डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आप पूरे जोशो जुनून से अपने नीट के प्रिपरेशन के लिए लगे हुए होंगे। 26 जुलाई के लिए आपके एग्ज़ामिनेशन का डेट अनाउंस किया जा चुका है और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कैपेसिटर की थ्योरी पूरा किया था, ब्रीफ किया था। आज हम लोग कुछ कैपेसिटर चैप्टर के प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो प्रॉब्लम का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं इनको आप जस्ट एक एंजॉयमेंट के रूप में जब भी आप फुर्सत में हों इन लेक्चर्स को देखें, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देखें और आप मन ही मन कंप्रिहेंड करने की कोशिश करें कि क्या सिचुएशन था और कैसे उसको सॉल्व किया गया। और उसके बाद बहुत बोझ नहीं लेना है प्रॉब्लम बनाने के लिए और उसके बाद फिर अपने मन से अपने स्तर पर कुछ सवाल आप बना लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा और नीट के एंट्रेंस में जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे करेक्टली। हम लोग आज प्रॉब्लम के क्लास की शुरुआत करते हैं AIPMT मेंस 2012 में पूछे गए सवाल के डिस्कशन से। द क्वेश्चन इज two metallic spheres of radii 1 centimeter and 3 centimeter are given charges of -1 into 10 to the power -2 coulomb and 5 into 10 to the power -2 coulomb respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on bigger sphere will be what? दो मेटालिक स्फेयर्स हैं, दोनों को कुछ कुछ चार्जेस दे दिया गया है। एक पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और दोनों के रेडियाई अलग अलग हैं। जाहिर सी बात है दोनों स्फेयर्स के पोटेंशियल्स अलग अलग हैं। अब इन दोनों स्फेयर्स को आप एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। तो जब आप कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो चार्ज फ्लो करेगा एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर पर। जो स्फेयर हायर पोटेंशियल पर होगा उससे लोअर पोटेंशियल की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज आता है, या यूं कहें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर नेगेटिव चार्ज आएगा। आप जैसे भी उसको इंटरप्रेट करें, एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर पर चार्ज जाएगा तब तक जब तक कि दोनों स्फेयर सेम पोटेंशियल पर नहीं आ जाते हों। तो आपको पता है हम लोगों ने बताया था कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर एक स्फेयर के रेडियस को हम लोग बाद में वैल्यू प्लेस करेंगे, अभी सिंबॉलिकली उसको R1 कह दें और दूसरे स्फेयर के रेडियस को R2 कह दें, तो आपको पता है कि चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर पर कुछ चार्ज जाएगा लेकिन दोनों स्फेयर्स को मिला करके टोटल चार्ज जितना शुरू में था, इनिशियली था, फाइनली इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी, दोनों के सेम पोटेंशियल पर चले आने के बाद भी दोनों स्फेयर्स पर जितने जितने चार्जेस होंगे वो मिला करके टोटल चार्ज अभी भी उतना ही होगा जितना कि शुरू में था। और शुरू में दोनों पर के चार्जेस का अमाउंट दिया हुआ है। इसको अगर Q1 कहें और इसको Q2 कहें तो फाइनल चार्ज Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा और Q इज इक्वल टू होता है CV। तो मान लीजिए कि दोनों स्फेयर्स फाइनली सेम पोटेंशियल V पर चले आते हैं, कॉमन पोटेंशियल उनका V हो जाता है। तो फाइनली एक स्फेयर पर कितना चार्ज होगा? CV। CV मतलब C कितना?
4 पाई एप्साइलन नॉट R1 ये C हो गया और इंटू V प्लस 4 पाई एप्साइलन नॉट R2 ये दूसरे वाले स्फीयर का C हो गया इंटू V, तो दोनों का सेम है, फाइनली दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर के इनिशियल टोटल चार्ज के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। तो 10 टू दी पावर -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस -1 5 -1 तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 के बराबर, कूलम के बराबर। तो दैट इंप्लाइज 4 पाई एप्साइलन नॉट R1 प्लस R2 टाइम्स V। 4 पाई एप्साइलन नॉट V कॉमन ले लिए तो R1 प्लस R2 बच गया इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो यहां से कॉमन पोटेंशियल पता चल गया कितना, 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट और R1 प्लस R2 इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर है तो 4 डिवाइडेड बाई 100 मीटर तो ये 10 टू दी पावर 2 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा कितना, तो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट वोल्ट्स। तो अब कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, कितने कॉमन पोटेंशियल पर दोनों स्फीयर्स फाइनली आ जाएंगे ये पता चल गया। तो अब बताना है कि फाइनली बड़े वाले स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज वही होगा Q इज इक्वल टू C टाइम्स V और बड़े वाले स्फीयर का C कितना है 4 पाई एप्साइलन नॉट R2। तो चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर, फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर विल बी व्हाट, वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू C का मतलब 4 पाई एप्साइलन नॉट R2 C हो गया और टाइम्स V, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्साइलन नॉट R2 का मतलब हो गया 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर और V है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 कूलम। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो AIPMT 2015 में पूछा गया है। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन प्लेट्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर मतलब प्लेट्स के बीच एयर है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है D और प्लेट्स के बीच हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है V और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है D और मान लेते हैं कि प्लेट का एरिया है A और कैपेसिटेंस है इसका C। तो आप याद करें हम लोगों ने बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है Q² बाई 2A एप्साइलन नॉट। अगर हम लोग D से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को D से मल्टीप्लाई करवा दें प्लेट्स के बीच के सेपरेशन से, तो ये हो जाएगा Q² D बाई 2A एप्साइलन नॉट D और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं Q² बाई 2A एप्साइलन नॉट, इस D को अगर नीचे ले जाएंगे तो बाई D टाइम्स D और ये हो जाएगा Q इज CV, तो Q² मीन्स C² V² बाई 2 एप्साइलन नॉट A बाई D है C, एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस टाइम्स D, C और C कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी CV² बाई 2D और
ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, जो भी सवाल हम लोग बना रहे हैं, खास करके जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देने वाले बच्चे होते हैं बायोलॉजी बैकग्राउंड के, उनके मन में फिज़िक्स नाम का एक डर बैठा होता है और ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स तो बहुत मैथमेटिकल है और हमसे होने वाला है नहीं। लेकिन आप जितने भी सवाल अभी तक हमने बनाया है, आपने देखा होगा, जो थ्योरी में चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं और कंसेप्ट की बातें जो समझते हैं, उस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के एकदम से डायरेक्ट एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस नीट में या मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। तो अगर थ्योरी का अच्छा कंप्रिहेंशन, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपने बनाया है, अवधारणाओं की अच्छी समझ आपने बनाई है, तो कोई भी किसी भी चैप्टर से नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल को आप बहुत आसानी से बना पाएंगे बगैर किसी स्ट्रेस के। ये क्वेश्चन देखिए, AIPMT 2014 में पूछा गया है। 2 थीन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब्स, ये दोनों ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 and K2, where K1 is less than K2, are inserted between the plates of a parallel plate capacitor as shown in figure. Variation of electric field E between the plates with distance D as measured from plate P is shown as. Exactly इस तरह का एक सिचुएशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में थ्योरी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स पढ़ाते वक्त डिस्कस किया था कि अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करते, तब इसके प्लेट्स के बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब जहां से जहां तक एयर है, यहां से यहां तक तो फील्ड इतना ही रहेगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां से यहां तक, जहां तक K1 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक है, यहां से यहां के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये K1 टाइम्स रिड्यूस कर देगा। फिर यहां से यहां के बीच फील्ड उतना ही होगा जितना यहां था, और यहां से यहां के बीच का फील्ड फिर K2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा इस डाइइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस के कारण, और यहां से यहां के बीच का फील्ड फिर उतना ही होगा जितना एयर में था। तो मान लीजिए K1 इज लेस देन K2, ये ज्यादा है, मतलब K2 ज्यादा है K1 से, तो ये डाइइलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा बड़े फैक्टर से घटाएगा। यहां से यहां के बीच का फील्ड यहां से यहां के बीच के फील्ड से ज्यादा कम होगा, बिकॉज फील्ड हो जाता है E0 बाई K, तो इसका K ज्यादा है, तो यहां से यहां के बीच का फील्ड यहां से यहां के बीच के फील्ड के तुलना में कम होगा। तो फील्ड का एक लेवल, वैसा एक ही ग्राफ मुझे दिख रहा है जो C है। मान लीजिए यहां से यहां के बीच के फील्ड का लेवल ये है, तो ये फील्ड को थोड़ा कम कर देगा, तो यहां से यहां के बीच का फील्ड इतना हो जाएगा। फिर यहां से यहां के बीच का फील्ड अगेन उतना ही जितना यहां से यहां के बीच था, और ये इससे भी ज्यादा कम कर देगा, तो इसका लेवल देखिए इसके भी थोड़ा सा नीचे है, बिकॉज K2 इज मोर देन K1, और फिर एयर गैप आ गया, तो फिर से फील्ड उतना ही होगा जितना कि एयर में था। तो उस हिसाब से अगर आप सिंपली देख लें ग्राफ पर, तो आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो सवाल है एम्स 2017 में पूछा गया है। मैं जानबूझ करके उन्हीं सारे सवालों को बना रहा हूं जो एक्चुअल स्टैंडर्ड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में, एम्स में, नीट में, AIPMT में पूछा गया है, सो दैट कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकें कि जो चीज़ें हमने पढ़ा है और उस पर बेस्ड कितने आसान सवाल हमारे एक्चुअल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इस तरह का भी सिचुएशन आप याद कीजिए, मैं थ्योरी पढ़ाते समय डिस्कस किया था। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ डाइइलेक्ट्रिक हैज कैपेसिटेंस C। अगर इसके दोनों प्लेट्स के बीच हवा भरी होती यहां से वहां तक, तो इसका कैपेसिटेंस होता C। अब क्या किया हम लोगों ने, अ स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K
हैविंग सेम थिकनेस एज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अगर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन T है तो इस स्लैब का थिकनेस भी T है। इज इंट्रोड्यूस सो एज टू फिल 1/4 ऑफ द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द न्यू कैपेसिटेंस विल बी व्हाट। अब आप क्या करें, ऐसा सिचुएशन हमने सोचना सिखाया था आपको। आप इस पूरे कैपेसिटर को दो भाग में बांट दीजिए, यहां से यहां तक ये एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर। ये ऐसा कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स के बीच एक डाइइलेक्ट्रिक के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक है इंट्रोड्यूस्ड, और इसके प्लेट्स के बीच हवा है। और ये पूरा यहां से यहां तक एक सिंगल कंडक्टर है, वही वाला प्लेट है जो इस कैपेसिटर का प्लेट था। यहां से यहां के बीच आपने डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो हर हालत में ये कंडक्टर है तो इसके हर पॉइंट पर का पोटेंशियल तो सेम होगा। ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल कुछ और हो और यहां से यहां तक का पोटेंशियल कुछ और हो। अगर वैसा होने लगेगा तब तो इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो करने लगेगा। हां, अब क्या है कि पूरे प्लेट पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, जैसा कि रहता अगर ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता और प्लेट्स के बीच यहां से वहां तक थ्रू आउट हवा भरी रहती, तो चार्ज पूरे प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। अब इस पोर्शन पर का सरफेस चार्ज डेंसिटी और इस पोर्शन पर का सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगा। चार्ज ऑन द प्लेट उसके डिफरेंट पोर्शंस में अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करेगा कि पूरा का पूरा प्लेट सेम पोटेंशियल पर हो। कहने का मतलब कि इस वाले कैपेसिटर का ये प्लेट और इस वाले कैपेसिटर का ये प्लेट दोनों सेम पोटेंशियल पर है, दोनों सेम पॉइंट पर कनेक्टेड माना जा सकता है। और उसी तरह से इसका दूसरा प्लेट और इसका दूसरा प्लेट भी, ये दोनों भी पार्ट सेम पोटेंशियल पर होंगे। सो दीज टू कैपेसिटर्स में बी सपोज टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इसका C1 कितना होगा? C1 होगा, डाइइलेक्ट्रिक डला हुआ है तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A। अगर पूरे कैपेसिटर के प्लेट का एरिया है A तो ये 1/4 में है, तो इसका एरिया हो जाएगा A/4 टाइम्स T, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। और C2 कितना हो जाएगा? A में से A/4 एरिया में है डाइइलेक्ट्रिक, तो 3A/4 एरिया में होगा एयर, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। कितना हो जाएगा? 3A/4T। और दोनों कैपेसिटर्स क्या माने जा सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में? तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/T को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा K/4 प्लस 3/4। एप्सिलॉन नॉट A/T को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो ये 3/4 बच जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट A/T इज C इक्विवेलेंट इज, बिकॉज अगर पूरा यहां से यहां तक एयर भरा रहता तब जो कैपेसिटेंस होता उस कैपेसिटेंस को कहा गया है क्या? C। तो एप्सिलॉन नॉट A/T इज C, तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा K प्लस 3/4। तो K प्लस 3 टाइम्स C/4, ऑप्शन A विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नीट फेज 2 2016 में पूछा गया है और पिछले वाले सवाल के ही तरह कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच कई डाइइलेक्ट्रिक्स, 4 डाइइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जैसा कि फिगर में सारा कुछ विथ क्लैरिटी दिखाया गया है, ये जो टोटल एरिया है प्लेट का वो A है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है, ये D/2 है। और एक डाइइलेक्ट्रिक K1 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो डाइइलेक्ट्रिक है
वो प्लेट्स के बीच के पूरे गैप को कवर नहीं कर रहा है, आधे गैप को कवर कर रहा है और प्लेट के 1/3 एरिया को कवर कर रहा है। वैसा ही है K2 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक, वैसा ही है K3 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक, और यहाँ से यहाँ के बीच K4 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। A parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constants K1, K2, K3 and K4 as shown in figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then the dielectric constant K is given by what? अगर ये चारों डाइइलेक्ट्रिक के बदले इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एक ही कोई ऐसा आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस डाइइलेक्ट्रिक के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक हम डालना चाहें कि अगर वो डाइइलेक्ट्रिक अकेले दोनों प्लेट्स के बीच के पूरे गैप को कवर कर ले तो सिस्टम का कैपेसिटेंस उतना ही हो जितना कि अभी है, तो इसके लिए कितने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक हमें प्लेट्स के बीच डालना होगा। मतलब एक तरह से हमें यह बताना है कि ये चारों डाइइलेक्ट्रिक्स मिल करके कितने इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एक डाइइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेंगे। ऑप्शंस आर गिवन हियर। अब देखिए पिछले बार की तरह आप डिस्कशन कर सकते हैं कि यहां से यहां तक एक सिंगल कंडक्टिंग प्लेट है और कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, तो ठीक है कि अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो इस वाले पार्ट पर जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उससे डिफरेंट यहाँ होगा, उससे डिफरेंट यहाँ होगा। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पक्का है कि जितने पोटेंशियल पर प्लेट का ये पार्ट होगा उतने ही पोटेंशियल पर ये पार्ट होगा, उतने ही पोटेंशियल पर ये पार्ट होगा। और ये तीनों कैपेसिटर्स यहाँ से यहाँ के बीच, इसको एक कैपेसिटर मान लीजिए जिसके प्लेट्स के बीच K1 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक डला हुआ है, इसको दूसरा कैपेसिटर मान लीजिए, इसको तीसरा। और ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं क्योंकि तीनों का एक एक प्लेट सेम पोटेंशियल पर, दूसरा प्लेट सेम पोटेंशियल पर, और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ सीरीज में है क्योंकि वो वन आफ्टर दी अदर है। तो आप देखिए पहले हम लोग अगर लिखें कि 1/, ये तीनों का इक्विवेलेंट और ये सीरीज में है, तो सीरीज में होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो पहले तो C1 निकाल लीजिए, तो C1 क्या होगा, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A इज A/3 एंड D इज D/2 प्लस उसी तरह से 2 टाइम्स K2 एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस 2 टाइम्स K3 एप्सिलॉन नॉट A/3D। तो C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, अगर हम लोग कॉमन ले लें और 2/3 यहाँ ले लें, वो भी सब में है, तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। और ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों सीरीज में है, तो 1/C को लिख सकते हैं 1/C1, तो 1/C1 का मतलब 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस 1/, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D, तो D ऊपर चला जाएगा या एप्सिलॉन नॉट A/D ऐसे रखिए, और D/2 तो 2 चला जाएगा इसमें ऊपर ऐसे, K4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D/2 ऐसा हो जाएगा। और इस इक्विवेलेंट C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो ये हो जाएगा K टाइम्स
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए। व्हाट डू वी गेट इज 1 बाई के इज इक्वल टू 3 बाई 2 टाइम्स K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 2 बाई K4, ऐसा हो जाएगा 2 बाई K4। तो इसको हम लोग क्या लिख दे सकते हैं, इसको हम लोग अगर 2 का फैक्टर हम लोग इधर ले जाएं, 2 का फैक्टर अगर हम लोग इधर ले जाएं तो 2 बाई के क्या हो जाएगा, अगर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 2 यहां पर रह जाएगा, 2K4 यहां पर रह जाएगा, और 2 के फैक्टर से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इंप्लाइज 2 बाई के इज इक्वल टू 3 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 अब प्लस 1 बाई K4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन और ये आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन एम्स 2010 में पूछा गया सवाल है। ये 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3 और ये 1 V वोल्ट की बैटरी है और इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं और पूछा गया है व्हाट वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस C3। दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप आसानी से देख सकते हैं इन दोनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर है और दोनों का दूसरा प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पर है। तो ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में हैं। तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करें तो इन दोनों के पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 और यहाँ पर है C3 और इनके क्रॉस बैटरी है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज सप्लाई होगा प्लस Q, उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई रास्ता नहीं है, वो सारा का सारा चार्ज इस वाले प्लेट पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगा और कंडक्टर की प्रॉपर्टी से सामने वाले पर माइनस Q डेवलप करेगा। और यहाँ पर ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं कि अगर 2 प्लेट्स आपस में जुड़े हुए हों और वो कहीं तीसरी जगह से किसी सोर्स, चार्ज सप्लाई करने वाले सोर्स से जुड़ा हुआ नहीं हो, उन पर जो भी चार्ज डेवलप करेगा उनके बीच के म्यूचुअल शेयरिंग से डेवलप करेगा। तो जाहिर सी बात है जब इसके सामने पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इससे ज़्यादा पोटेंशियल पर ये हो जाएगा। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आएगा, क्योंकि दोनों कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। तो इससे जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आएगा उसके कारण यहाँ जितना निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इसी को कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम पर का नेट चार्ज 0 होता है। इन दोनों का चार्ज ऐड करके 0 हो जाएगा और सामने में उतने ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C3 टाइम्स C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। और बैटरी टोटल चार्ज कितना सप्लाई करेगी, बैटरी के टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जितना मिल रहा है उसके हिसाब से बैटरी टोटल चार्ज सप्लाई करेगी। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट इंटू V का मतलब C3 टाइम्स C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 टाइम्स V। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, इतना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगा। और आपको पता है कि जब 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए होते हैं और उनके सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं उस पोटेंशियल का डिवीजन होता है बिटवीन द 2 कैपेसिटर्स। तो C में से V वोल्ट अगर अप्लाई किया तो V वोल्ट में से कितना वोल्ट डेवलप करेगा C1 के क्रॉस और कितना वोल्ट डेवलप करेगा C2 के क्रॉस। तो हम लोगों ने उसका भी सोचने का तरीका बताया था कि सीरीज में है तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C होगा।
और दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो चार्ज तो दोनों पर सेम होगा, तो चार्ज अपीयर्स लाइक ए कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो वोल्टेज जो होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, वो उनके कैपेसिटेंसेस के इनवर्स प्रोपोर्शन में डेवलप करेगा। तो हमें बताना है कि C3 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, C3 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा V3। तो न्यूमरेटर में ले लेंगे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑफ टोटल V, इतना डेवलप करेगा। या यहां से भी आप निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो C3 के क्रॉस कितना डेवलप करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो C3 पर चार्ज है Q, तो Q बाई C3 यहां से भी कर दीजिए, Q बाई C3 कर दीजिएगा, तो C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नीट फेज 1 2016 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन में सवाल ऐसा है, अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम when the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is what। शुरू में ये कॉम्बिनेशन आपका ऐसा है, इस कैपेसिटर के क्रॉस ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये स्विच पोजीशन 1 पर है, तो ये वाला कैपेसिटर ओपन सर्किट में है, इसके क्रॉस कोई बैटरी है नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा, ये अनचार्ज्ड रहेगा और ये फाइनली V पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज्ड हो जाएगा। इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली उतना ही होगा जितने वोल्ट की बैटरी इसके क्रॉस जोड़ी गई है। और अब क्या करते हैं, इसको फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद इस स्विच को पोजीशन 1 से हटा करके पोजीशन 2 पर लेकर के चले जाते हैं। तो अब ये बैटरी आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा, बैटरी ओपन सर्किट में चला जाएगा और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है V वोल्ट तक और ये अनचार्ज्ड है, तो इसके प्लेट्स पर चार्जेज हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इस स्विच को पोजीशन 2 पर ले जाएंगे तो इस प्लेट से इस प्लेट पर चार्ज और इस प्लेट से इस प्लेट पर चार्ज तब तक जाएगा जब तक ये प्लेट ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर ना आ जाएं और ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर ना आ जाएं। मतलब कि फाइनली इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। इनिशियली इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था 0, तो इसकी एनर्जी थी 0, हाफ C V स्क्वायर, V वाज 0, तो इसकी एनर्जी थी 0 और इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था V वोल्ट, तो इनिशियल एनर्जी वाज व्हाट, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वाज हाफ C माइक्रोफैराड है इनटू V स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तो मान लीजिए इस पर शुरू में Q चार्ज था जब ये V वोल्ट तक चार्ज था तब, और इस पर कोई चार्ज नहीं था। अब जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इस पर सपोज कीजिए X चार्ज चलाया तो इस पर Q माइनस X चार्ज बचेगा, तो इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q बाई C। तो इसका Q बाई C और इसका Q बाई C, इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब सेम हो जाएगा। जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं आएंगे तब तक चार्ज एक से दूसरे पर जाता रहेगा। सो व्हाट वी मे राइट इज Q माइनस X बाई 2 शुड बी इक्वल टू X बाई 8। हमने माइक्रो को कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि दोनों तरफ माइक्रोफैराड रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड व्हाट डू वी गेट इज 4Q minus 4X is X, that implies 5X is 4Q, that implies X is 4Q by 5। तो
तो इस कैपेसिटर के प्लेट पर का चार्ज हमें पता चल गया। तो इसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो जाएगा, और जो इसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके प्लेट के बीच का होगा, क्योंकि फाइनली दोनों सेम पोटेंशियल पर आएंगे। तो वो होगा x/8। x/8 का मतलब हो गया, x/8 का मतलब हो गया 4q/5 है x, और डिवाइडेड बाई 8 माइक्रोफैराड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q/10। और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, v कितना था, तो शुरू में इस पर चार्ज था q, तो q/2, q/c वॉज v। तो इसमें से q/2 को अगर अलग कर लें तो ये v/5। तो फाइनल पोटेंशियल आ गया कैपेसिटर्स दोनों का v/5। इनिशियली इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था 0, इसके प्लेट्स के बीच का था v। अब फाइनली दोनों के क्रॉस हो जाएगा v/5। तो फाइनल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी उसकी हाफ c कितना 2 माइक्रोफैराड, और v/5 का स्क्वायर v²/25 प्लस इसका हो जाएगा हाफ 8 माइक्रोफैराड और v²/25। तो फाइनल एनर्जी हो जाएगा v²/50 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन है, और 8 + 2 10, तो v²/50 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा v²/5 इंटू 10⁻⁻6। और इनिशियल एनर्जी कितना था, इनिशियल एनर्जी था v² इंटू 10⁻⁻6, इतना जूल था इनिशियल एनर्जी। तो कितना घटा, तो परसेंटेज डिक्रीज, कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ, तो ये हो जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल बाई u इनिशियल इंटू 100। और ये देख लीजिए v² में से v²/5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4/5 v² और बाई v², तो 4/5 इंटू 100, तो 80% एनर्जी, 80% एनर्जी का लॉस हुआ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन एम्स 2009 में पूछा गया है। What is the energy stored in the capacitor between terminals A and B of the network shown in the figure? Capacitance of each capacitor is 1 microfarad. इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखिए तो A से E के बीच देखिए, तो A से 2 कैपेसिटर निकल रहा है, एक इधर ये और एक इधर ये वाला। तो A से एक कैपेसिटर जो इधर गया और एक कैपेसिटर जो इधर गया, ये पॉइंट को अगर हम लोग A कह दें, और E से जो एक कैपेसिटर चला वो दूसरा कैपेसिटर है A से B तक, और E से जो एक कैपेसिटर चला वो A के एक कैपेसिटर से जुड़ गया, और दूसरा कैपेसिटर जो है वो A से जो दूसरा कैपेसिटर चला था उससे D पर जुड़ गया। तो इधर पॉइंट को अगर E ले लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह का। ये है A, ये है E, और A से एक कैपेसिटर D तक है और दूसरा कैपेसिटर A से B तक है, और E से B तक है, E से B तक है, और E से D तक है, E से D तक है। और ये वाला कैपेसिटर है बिटवीन B एंड D, बिटवीन B एंड D, ऐसा। और आप देख लें यहाँ से जो कंडक्टिंग वायर चला है वो आकर के बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि बैटरी कनेक्टेड है बिटवीन A एंड E,
ए से ई के बीच बैटरी कनेक्टेड है ऐसे। तो ये सर्किट को अगर हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं तो यू कैन सिंपली सी कि एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, सी 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 सी, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि अगर ये 4 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क हो इस तरह से कि दिस रेजिस्टेंस बाई दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाई दिस रेजिस्टेंस, तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे और यहाँ से यहाँ के बीच जो रेजिस्टर जुड़ा हुआ होगा उसमें कोई करंट नहीं आएगा। उस कॉन्सेप्ट को आप कैपेसिटर्स के सर्किट में भी लगा सकते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो पॉइंट डी और पॉइंट बी सेम पोटेंशियल्स पर होंगे और जब ये सेम पोटेंशियल्स पर होंगे तो डी से बी के बीच जो भी कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, तो इस पर तो कोई चार्ज स्टोर होगा ही नहीं, तो ये सर्किट में रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको सर्किट से हटा देंगे, शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे। और अब ये सिंपली क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, तो C/2 और दोनों पैरेलल में, तो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C मिल गया। तो बैटरी टोटल चार्ज कितना सप्लाई करेगा, C इंटू V। अब बैटरी जो टोटल चार्ज Q सप्लाई करेगा तो ये एक तरह से इक्विवेलेंटली कैसा है, ये है यहाँ C/2 यहाँ C/2 और इनके बीच V वोल्ट। तो ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं ये आपस में पैरेलल में हैं, तो टोटल जितना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगा उसमें से कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा और दोनों कैपेसिटेंस इक्वल हैं C/2, तो चार्ज आधा आधा बट जाएगा, तो Q/2 इधर जाएगा Q/2 इधर जाएगा और ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं चार्ज सब पर सेम होता है। तो इस पर कितना चार्ज चला आएगा, इस पर चला आएगा Q/2 मतलब CV/2। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है A से B के बीच व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B ऑफ द नेटवर्क, A एंड B ऑफ द नेटवर्क। ये तो इस पर भी प्लस CV/2 आएगा और इस पर माइनस CV/2 आएगा। तो इस कैपेसिटर पर का चार्ज पता है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी Q²/2C। तो Q² मतलब CV/2 का होल स्क्वायर बाई 2C, तो ये हो जाएगा C²V² बाई 8C, तो CV²/8, CV²/8 और C कितना है, C है 1 माइक्रोफैराड। अगर माइक्रो को रहने देंगे तो माइक्रो जूल में आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड एंड V इज 10 वोल्ट, तो V² इज 100/8, तो ये हो जाएगा 12.5 माइक्रो जूल और उस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका A होगा। तो इस तरह से कैपेसिटर चैप्टर से एम्स में, नीट में, AIPMT में, डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट्स में कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको मैंने सॉल्व किया। आप इस लेक्चर को सुने और सारे सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करें और वहाँ से अपने कंसेप्ट को कनेक्ट करें, फिर कुछ प्रैक्टिस करें, खुद से कुछ और सवाल बनाएं। अगर आप ज़रूरत महसूस करेंगे कि अभी कैपेसिटर में हमें और सवाल बनाने की ज़रूरत है, आप कमेंट्स में लिखें, हम लोग बाद में एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले सकते हैं इसके लिए। तो इस तरह से आप कर करके और अपने आप को इस स्थिति में ले आएं कि कैपेसिटर चैप्टर से पूछे जाने वाले कोई भी सवाल जो नीट में पूछा जाएगा उसको आप सॉल्व करने की स्थिति में हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।